तो कल हमने जीएसटी का थोड़ा बेसिक समझ लिया था। एक बार जल्दी से उसको रिपीट और कर लेते हैं थोड़ा। बाकी वीडियो बना उसको देख लेना। तो इंडिया अपनी फेडरल कंट्री है जहाँ केंद्र और राज्य दोनों की सरकार होती है। तो दोनों को पावर है कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है। तो जीएसटी इंडिया में कब से इंट्रोड्यूस हुआ? 1 जुलाई 2017 से। इससे पहले जीएसटी नहीं था। और जीएसटी हमारा कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स बताए थे दो प्रकार की होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स जो हमसे डायरेक्ट लिया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स हम डायरेक्ट जमा ना करते हुए जिस व्यक्ति से हम कोई गुड्स या सर्विस लेते हैं उसी को सामान की वैल्यू के साथ में टैक्स भी दे देते हैं, तो हमारे भी यहाँ पे वो जमा कर देता है। इसीलिए हमारा जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी से पहले लगभग 19 प्रकार के टैक्स थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, अदर सेस, बेट, एंटी टैक्स, ऑक्ट्राई। इन सबको मिला के एक ही टैक्स बनाया गया इनडायरेक्ट टैक्स में, जिसका नाम दिया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जीएसटी जो लागू किया है, जीएसटी गवर्नमेंट लेके आई, उसका फायदा क्या? तो सबसे पहला फायदा सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर है। जीएसटी में क्या टैक्स स्ट्रक्चर सिंपल है। अगर राज्य के अंदर माल बेचोगे तो सीजीएसटी या जीएसटी लगेगा। राज्य के बाहर माल बेचोगे तो आईजीएसटी लगेगा। एक ही टैक्स रेट रहेगी ऑल ओवर इंडिया, कोई अलग अलग नहीं रहेगी। ठीक है। और ये एलिमिनेट द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। पहले क्या होता था, 19 प्रकार के टैक्स होते थे, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। लेकिन अगर किसी छोटे व्यापारी का रजिस्ट्रेशन नहीं, जैसे एक्साइज लगता था, एक्साइज लगता था सामान को बनाने पे। अगर कोई आप सामान बनाओ तो उसपे 12.5% एक्साइज लगता था। तो अगर छोटे व्यापारी का रजिस्ट्रेशन रहता नहीं एक्साइज में, तो उसको एक्साइज की इनपुट नहीं मिलती थी, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था। जीएसटी में क्या कि अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है तो जो भी आप पे टैक्स लगा उसकी आपको इनपुट मिल जाती है। मतलब कैसे? जैसे कोई व्यापारी ने माल खरीदा 110 रुपए का, 10 रुपए टैक्स है, 100 रुपए उसकी लागत है। अब वही सामान उसने 108 रुपए अपना मुनाफा, मुनाफा प्लस की वो हो गई, और क्या कहते हैं, 10 रुपए उसने उस पर टैक्स ले लिया, तो कितना हो गया? 118। अब इसमें क्या था, 8 रुपए मुनाफा लिया उसने। अब 8 रुपए में उसे सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा। 100 रुपए वो पहले टैक्स दे के आया। तो ये इनपुट होती है, तो पुराने में ये नहीं मिल पाती थी अगर रजिस्ट्रेशन सबका नहीं होता तो। और पहले जो सिस्टम था वो कैसा था? मैनुअल था। अब क्या हो गया? टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया। मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से लेकर रिटर्न फाइलिंग, टैक्स का पेमेंट, असेसमेंट होना, सारा काम कैसे होना? ऑनलाइन होना है। इवन जो हमारी अकाउंटिंग वो भी कैसी हो गई है? कंप्यूटराइज हो गई है। तो जिससे क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। आपको पता रहेगा कि कहाँ पे क्या डिटेलिंग हो रही है। और क्या हो रहा है? इंक्रीज रेवेन्यू। गवर्नमेंट को फायदा यही है कि पहले 19 टैक्स होते थे, तो 19 डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने बना रखे थे जिसको अलग अलग टैक्स की चोरी रोकने के लिए। अब एक ही डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो वो आसानी से काम कर सकते हैं एक ही पे। और व्यापारी को भी एक ही रिटर्न फाइल करना, तो जैसे 19 कॉपियां चेक करनी है, अब एक ही एग्जाम कर दिया, तो एक कॉपी चेक करना ज्यादा आसानी से चेक कर सकता, और सामने वाला एग्जाम अच्छे से दे सकता। तो दोनों का फायदा है। टैक्स स्ट्रक्चर में हमने समझा था कि ये टैक्स लगेगा कैसे। तो भले आप कोई गुड्स की सप्लाई कर रहे हो या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, रेंडर कर रहे हो, तो उस पर हमारा क्या लगता है? जीएसटी में टैक्स आपको पे करना होता है। तो अगर आप विद इन स्टेट करते हो, जैसे हम बोलते हैं इंटर स्टेट, तो वहां लगेगा हमारा सीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टेट के अलावा अगर यूनियन टेरिटरी जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो वहां पे क्या लगेगा फिर? एस जीएसटी या यूटी जीएसटी लगेगा, क्योंकि वो स्टेट नहीं है, वो क्या है? यूनियन टेरिटरी है। तो अगर राज्य के अंदर माल बेच रहे हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। कैसे? जैसे मूंगफली है, अगर हम शिवपुरी से ग्वालियर बेचते हैं तो एमपी स्टेट है, तो कितना परसेंट टैक्स है मूंगफली है? 5%। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 2.5% इस पे लगे सेंटर को, और 2.5% स्टेट को जाएगा। अब यही मूंगफली जो हमने अगर राज्य के बाहर बेचते हैं, इंटर स्टेट, दिल्ली बेचते हैं, तो दिल्ली अलग है एमपी से, स्टेट चेंज हो गया, तो यहाँ पे आईजीएसटी का 5%। आईजीएसटी को फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। समझ में आया? टैक्स का रेट वही रहता है भले कहीं भी हो। अगर स्टेट में होगा तो उसके दो पार्ट कर दो आप, अगर अदर स्टेट में है तो एक ही रहेगा। वो यूनियन टेरिटरी है तो स्टेट की आप यूटी सेलेक्ट करोगे। अब टैक्स लगना कैसा है, डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे हम टैक्स का, वो देख लेते हैं। तो पहले जो जीएसटी में सिस्टम था, जीएसटी से पहले, वो क्या ओरिजिन बेस्ड टैक्स होता था। अब क्या हो गया? जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो ये दोनों का अंतर समझ लेते हैं। ओरिजिन बेस्ड में क्या होता था? कर्नाटक अगर व्यापारी तमिलनाडु किसी व्यापारी को माल बेचेगा,
तो माल किसने बेचा? कर्नाटक के व्यापारी ने। तो जो टैक्स होता था वो कौन की सरकार को मिलता था? कर्नाटक की सरकार को मिलता। क्यों? क्योंकि बेचने वाला कहाँ का व्यापारी है? कर्नाटक का। तो ये था हमारा ओरिजिन बेस्ड टैक्स कि भाई जहां से जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है उसी गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। लेकिन जीएसटी में क्या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो अगर कर्नाटक का व्यापारी तमिलनाडु के व्यापारी के माल बेच रहा है तो उसका डेस्टिनेशन क्या हो गया गुड्स का? तमिलनाडु हो गया। उसका यूज कौन करेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की जनता उस प्रोडक्ट का यूज करेगी। तो टैक्स का किसको मिलेगा? तमिलनाडु की गवर्नमेंट को मिलेगा। दोनों में डिफरेंस है। अभी जो चल रहा है जीएसटी में ये वाला सिस्टम है, ये हमारा पुराना system, ठीक है। वो क्योंकि राज्य से बाहर माल बेच रहे हैं इसलिए हमारा लगेगा इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जीएसटी और नंबर जो हमारा होता है वो 15 डिजिट का होता है, जिसमें पहले दो नंबर हमारे स्टेट कोड के होते। उसके बाद हमारा पैन नंबर पूरा 10 नंबर और अल्फाबेट मिला के बनता, वो पूरा जाता। उसके बाद एंटिटी कोड, ब्लैंक और चेकसम डिजिट ये गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करने के लिए अलग से दी रहते हैं 3 डिजिट। तो हमारा इस तरीके से 15 डिजिट मिला के हमारा क्या बनता? जीएसटी नंबर बनता। अगर कोई आपको 14 बता रहा है, 16 बता रहा है, तो मतलब जीएसटी नंबर आपका गलत है। और टैली में एंट्री करेंगे तो एरर ही बता देता है। अब टैली सॉल्यूशन की साइट पे आप जाके चेक कर सकते हो स्टेट कोड। हर स्टेट का स्टेट कोड अलग होता है। जैसे एमपी का हमारा 23 है और राजस्थान का 08 है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ का हमारा 22 है। तो हर स्टेट का एक अलग स्टेट कोड है। डायरेक्ट गूगल पे सर्च करोगे तो आपका आ जाएगा। उसके बाद जीएसटी नंबर लेना किसको जरूरी है? ऐसा व्यक्ति जो राज्य के बाहर माल बेचता है। अगर राज्य के अंदर आप माल बेचो, जीएसटी में एक लिमिट बनाई गई, वहां तक का माल बेचोगे तो जीएसटी नंबर लेने की अनिवार्यता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राज्य के बाहर माल बेच रहे हो तो फिर वो लिमिट आपकी खत्म हो जाएगी। फिर मतलब नहीं है कि भले आप 10 लाख का माल बेचो, 20 लाख का माल बेचो, तो राज्य के बाहर तो आपको लेना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसको अगर टीडीएस काटना पड़ता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या होता है? कोई सामान यूज करता है वो। जैसे कॉलेज है, कॉलेज ने कंप्यूटर लगाया है तो वो बेचेगा तो नहीं, पढ़ाने के काम में आएंगे। मेडिकल कॉलेज है या मेडिकल अस्पताल है, तो अस्पताल में मरीजों का इलाज हो रहा है, फ्री में मेडिसिन देते हैं, तो वो प्राइवेट लोगों से लेते हैं। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि भैया उसमें मिस करप्शन नहीं हो। तो जब भी कोई सप्लाई करेगा तो उसकी वैल्यू का 2% जीएसटी काट लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि सामने वाले का ये फिक्स हो जाएगा कि भैया इसने 98% का माल बेचा, ठीक है। तो 98% का माल बेचा तो उसको खरीदा भी होगा। तो जीएसटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों मिलके स्क्रूटाइज कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं करप्शन को थोड़ा रोका जा सकता है। और दूसरा क्या, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी पता रहेगा कितना माल हमने खरीदा, कितना बेचा, प्रॉपर सिस्टम से, तो उनको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। उसके अलावा अगर आप एजेंट सप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ टैक्सेबल पर्सन, अगर एजेंट के थ्रू हम माल भिजवा रहे हैं, क्या होता है कि शिवपुरी जैसे, तो शिवपुरी में हमारी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड फसलें होती है, लोकल में थोड़ा प्राइस कम रहती है। इन्हीं को आप दिल्ली बम्बई बड़े मार्केट में बेचोगे तो प्राइस ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वहाँ ये चीजें नहीं होती है। तो वहाँ हम डायरेक्ट बेच नहीं सकते, तो हमने एक एजेंट है उसको दे दिया। उसका कहना है एजेंट का भी जैसा माल बेचता जाएगा मैं आपको पेमेंट करता जाऊंगा। तो इस तरीके का कोई व्यक्ति है तो उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और अगर कोई नॉन नॉन रेजिडेंट पर्सन है जो इंडिया का नहीं है, बाहर रह रहा, तो अगर इंडिया में कोई बिजनेस करना है उसको, तो उसको क्या करना पड़ेगा? जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है उसके लिए। उसके अलावा कोई सेलर है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना माल बेचते हैं, देखा होगा जब अमेजोन वगैरह से कभी माल खरीदा हो तो उसमें सेलर लिखा था। तो अमेजोन खुद नहीं बेचता, अमेजोन का प्लेटफॉर्म है, उस पर अलग अलग सेलर रजिस्टर्ड रहते हैं जो अपना सर्विस या गुड्स बेचते हैं। तो ऐसा अगर आपको काम करना हो तो आपको क्या कराना पड़ेगा? अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, आप सिर्फ सर्विस सर्विस का बिजनेस करते हैं, कोई गुड्स का नहीं करते हैं, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है आपके लिए। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डाटाबेस एक्सेस की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, भले आप आउटसाइड इंडिया हो, तो भी आपको क्या लेना पड़ेगा? जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। उसके अलावा ऐसा बिजनेस जो रिवर्स चार्ज लाइबल है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज बताया था कि जीएसटी में दो तरीके से चार्ज होते हैं। एक तो का फॉरवर्ड चार्ज, हम किसी गुड्स को या सर्विस को बेचते हैं या प्रोवाइड करते हैं, तो उसे बोलेंगे हम फॉरवर्ड चार्ज। रिवर्स चार्ज क्या होगा? अगर हम ऐसे व्यक्ति से माल खरीद रहे हैं जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उसके बदले हमें टैक्स जमा करना होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्स चार्ज। और जब हम माल बेचते हैं तो हमें उसकी इनपुट मिल जाती है। उसके अलावा आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, आपने अपनी एक वेबसाइट बना दी
जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करा के दूसरों का माल सेल करवा रहे हो, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है आपके लिए। अब जीएसटी नंबर के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट बनाई गई है, उसको समझ लेते हैं। तो रेगुलर जो टैक्स पेयर है उसके लिए समझ लेते हैं। रेगुलर टैक्स पेयर कौन होता है जीएसटी में, जिसको इनपुट मिलती है। इनपुट मतलब क्या होता है कि जैसे 100 रुपए का सामान था, उस पर 18 रुपए टैक्स लगा हुआ है, तो ये 18 रुपए क्या हो गया, इनपुट हो गया। अगर आप इस माल को बेचोगे, मान के चलो आपने इस माल को बेचा और उससे आपने कलेक्ट किया 22 रुपए टैक्स, तो अब वैसे आपको 22 रुपए पे करना है क्योंकि आपने 22 रुपए कलेक्ट किया। लेकिन क्योंकि आपको इनपुट कितने की मिली, 18, जब आपने माल खरीदा था तो उसमें आप 18 रुपए टैक्स दे के आए हो उस समय, खरीदते समय, तो आपको टैक्स मात्र कितना पे करना, 4 रुपए। तो ये इनपुट कहलाती है हमारी, 18 रुपए हमारी क्या, इनपुट है। तो अगर कोई इनपुट ले रहा तो मतलब हो गया रेगुलर टैक्स पेयर। जीएसटी में दो तरीके के टैक्स पेयर होते हैं, एक होता रेगुलर और दूसरा होता कंपोजिशन वाला। कंपोजिशन वाले को हम समझेंगे, रेगुलर आपने बता दिया। अब देखो, अगर गुड्स सेल करते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ने लिमिट दी है। अब मान लो कोई छोटी सी दुकान चला रहा है, कोई चाट का ठेला लगा रहा, तो गवर्नमेंट उससे टैक्स ले लेगी, है कि नहीं। तो गवर्नमेंट ले लेगी, लेकिन कंप्लाइंस करने में गवर्नमेंट को बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि एक एक व्यक्ति से लेना डिफिकल्ट है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया भैया कि दो कैटेगरी बना दी, एक स्पेशल कैटेगरी बना दी उस स्टेट के लिए। इनको बोला गया कि भैया आपको 20 लाख से ऊपर अगर टर्नओवर हो जाए तो आप जीएसटी के अंदर आ जाएंगे, मतलब आपको जीएसटी नंबर लेना होगा और जो भी टैक्स बनेगा वो पे करना होगा। अगर 20 लाख से कम आपका टर्नओवर है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। और टर्नओवर मतलब ईयर की बात हो रही है, ठीक है। और रेस्ट ऑफ इंडिया स्पेशल कैटेगरी जो स्टेट है, उनको छोड़ के जो बाकी स्टेट बचते हैं हमारे, वो हमारे रेस्ट ऑफ इंडिया में आते हैं। इनके लिए डबल है, 2x है। इनके लिए क्या, 40 लाख की लिमिट है कि अगर आप गुड्स की सेल कर रहे हो तो 40 लाख तक आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। और बात करें हम सर्विस की तो आधा हो जाएगा, 10 लाख रुपए अपना स्पेशल कैटेगरी के लिए, और 20 लाख रुपए किसके लिए, रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए। सर्विस में और गुड्स में क्या रहेगा, 20 लाख और 40 लाख, सर्विस में 10 लाख और 20 लाख, ठीक है। उसके अलावा दो स्टेट हैं जिन्होंने क्या किया कि 40 लाख की लिमिट गवर्नमेंट ने दे रखी है, लेकिन उनने क्या 20 लाख का ऑप्ट कर रखा गुड्स सेल पे भी। वो है हमारा केरला और तेलंगाना। तो ये हमने थ्रेशोल्ड लिमिट समझ लिया। और उसके बाद समझ लिया कंपोजिशन। कंपोजिशन जीएसटी में वो टैक्स पेयर होते हैं जिनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, ठीक है। इनको क्या नहीं मिलता, इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता। जो इन्होंने परचेज किया उस पर जो टैक्स लग गया वो लग गया। अब इनको क्या करना होता है, नॉर्मल जो टैक्स रेट होती है वो भी इनके ऊपर नहीं लगती। तो इनको क्या करना, जब भी ये माल खरीदेंगे तो जो टैक्स लगता ही है, अब जब उसको बेचेंगे तो उसमें 1% टैक्स पे करना है। कितना परसेंट टैक्स पे करना, 1% टैक्स जमा करना। तो किसका करना, सिर्फ टोटल बिक्री का। जैसे मान लो हमने माल खरीदा 118 रुपए का, इसमें टैक्स मिला हुआ, तो अगर इसी माल को हम 125 रुपए में बेचेंगे तो हमें क्या करना, ये तो हमारा पूरा लग गया, हमारी लागत हो गई। अब 125 रुपए पे हमें 1% जमा करना, समझे। तो 125 का 1% हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा टैक्स के रूप में। ये किसके लिए, कंपोजिशन के लिए। वो ये हर व्यक्ति नहीं ले सकता, इसके लिए लिमिट बनाई गवर्नमेंट ने। 1 अप्रैल 2019 से ये लिमिट हमारी स्टार्ट है। वो लिमिट क्या है, वो लिमिट ये है कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है उनके लिए 75 लाख, और बाकी जो स्टेट है उनके लिए 150 लाख, मतलब 1.5 CR। अगर यहाँ तक का आपका टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। जैसे कोई किराना व्यापारी है, मेडिकल वाला, तो वो डिटेल बहुत आती है उनके पास, तो कहाँ तक परचेस संभालेंगे, तो वो क्या करते हैं, कंपोजिशन ले लेंगे। लेकिन लिमिट बनाई है गवर्नमेंट ने, तो ये 1.5 करोड़ तक ही है। इससे ऊपर होगा तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाएगा रेगुलर में, ठीक है। जीएसटी नंबर यहाँ भी लेना, लेकिन ये कौन से हैं, कंपोजिशन टैक्स पे है, सिर्फ 1% टैक्स पे करते हैं। उसके बाद हमारा HSN कोड, वो HSC कोड होता है, जिससे कि हमारा आइडेंटिफाई हो चुकी गुड्स क्या है। जीएसटी रेट स्ट्रक्चर मैंने समझा था कि कुछ जीरो रेटेड गुड्स होते हैं जो कि एसेंशियल चीज होती है, खाने पीने की चीजें होती है, उन पर जीएसटी नहीं है, जीरो है। उसके बाद मेरिट गुड्स में 5% वाले आ जाते हैं, ठीक है, जिन पे 5% टैक्स लगता है। जैसे हमारा ब्रांडेड फूड आइटम ले लो आप, उसमें 5% टैक्स है। उसके बाद है आपका स्टैंडर्ड रेट, इसमें 12% 18%। इसमें मेनली एफएमसीजी के गुड्स आ जाते हैं,
जैसे क्रीम, पाउडर, तेल, ठीक है, घर में यूज होने वाली चीजें, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सब पे 18% है। तो यहाँ आपको 18% पे करना पड़ेगा। उसके बाद आता है डीमेरिट गुड्स, जो कि लग्जरी है, या फिर जो हाई हाई प्राइस के प्रोडक्ट्स हैं उन पे क्या होता है, 28% है। जैसे कार है, बाइक है, तम्बाकू है, इन पे 28%। और इसके अलावा सेस भी लगता है। सेस 1% से लेकर 25% तक अलग से गवर्नमेंट सेस और चार्ज करती है। अब कुछ जो अभी हमने देखे इन रेट के बाहर है, वो क्या, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, जेम्स ज्वेलरी, इस पे 3%। और रफ प्रीशियस जो स्टोन होते हैं, रत्न कहते हैं जिसको अपन, उसमें 0.25% है। ये जीएसटी के टैक्स रेट है। ये रेट में कौन सा गुड्स किस ब्रैकेट में आता है, ये गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखा है, ठीक है, उसी के हिसाब से ये वर्किंग चलती है। और टाइम टू टाइम पे गवर्नमेंट इनको थोड़ा बहुत चेंजेस भी करती रहती है। एक हमने वो देखा। उसके बाद देखो, उसके बाद गवर्नमेंट ने एक स्लैब और बना रखा। जैसे कोई फुटवेयर है, अगर वो 1,000 रुपए तक का, तो उस पर 5% टैक्स गवर्नमेंट लेगी। लेकिन 1,000 से ऊपर है तो उस पर गवर्नमेंट कितना टैक्स लेगी, 18%। ठीक है। उसी तरीके से होटल में है कि अगर 1,000 रुपए तक का रूम का किराया है, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है। लेकिन 1,000 से 7,500 रुपए के बीच है, तो उस पर कितना, 12%। तो 7,500 के ऊपर का जो भी अमाउंट है, बड़े जो होटल थे 5 स्टार होटल, तो लाखों में चार्ज करते हैं पर डे, उन पे उनको कितना पे करना पड़ेगा, 18% पे करना पड़ेगा। फिर ये हो गए जूते, होटल। अब आ जाओ कपड़े। कपड़ों पे क्या, वो 1,000 रुपए तक का कोई कपड़ा है तो उसमें 5% है। तो 1,000 रुपए से ऊपर उसकी वैल्यू हो तो कितना, 12%। ठीक है। अब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जीएसटी में हमें टैक्स कब लगेगा, जब हम किसी गुड्स या सर्विस की सप्लाई करेंगे, उसको सेल करेंगे एक तरीके से। और प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई का बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है कि जब हम किसी सामान को बेचते हैं, तो उस पर टैक्स कौन सा लगाए, सीजीएसटी लगेगा, एचजीएसटी लगेगा। वो कब आप उसको डिफाइन कर पाओगे, जब आपको प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब पता होगा। ठीक है। तो जैसे शिवपुरी से मैंने ग्वालियर कोई माल बेचा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ग्वालियर हो गया। लेकिन स्टेट देखा जाए तो एमपी है, तो इसलिए सीजीएसटी एडजस्ट लेगा। लेकिन इसको मैं अगर झांसी बेचता हूँ, तो डिस्टेंस सेम है, लेकिन झांसी का स्टेट अलग हो गया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश हो गया स्टेट में, तो वहां पे हमारा क्या लगेगा, फिर आईजीएसटी लगेगा। तो ये आप अगर समझ लोगे तो एंट्री करने में आसानी होगी, गलती आपसे नहीं होगी। बाकी आप नॉर्मल एंट्री करोगे, तो आपके पास बिल आता है परचेज का, उस पर लिखा होगा आईजीएसटी, आपको करना है। लेकिन जब हम सेल करते हैं, तो वहां मिस्टेक कर सकते हैं। क्यों, हमने मान लो किसी पार्टी का स्टेट लीडर बनाया, उसमें स्टेट एमपी डाल दिया, उसे टैली पकड़ लेता गलती, लेकिन आपने उसका स्टेट एमपी डाल दिया, तो एमपी डाल दिया तो सीजीएसटी रजिस्टर लगाएगा ना। लेकिन वो है राजस्थान का, तो आपको राजस्थान सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब वो समझेगा। तो अगर कर्नाटक में हम माल बेचते हैं, जैसे हमें एग्जांपल दिया हमें कि रवि ट्रेडिंग कंपनी है, वो अभी ट्रेडिंग कर्नाटक को माल बेच रही है, तो दोनों का स्टेट कर्नाटक है, तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा कर्नाटक है, तो हमारा क्या लगेगा, सीजीएसटी या जीएसटी, मतलब सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। अब यही माल अगर हम बाहर बेचें, तब क्या लगेगा, तमिलनाडु सेल करें, तो तमिलनाडु स्टेट अलग है, हम कर्नाटक के हैं, तो हम सेल का कर रहे हैं, सेवा ट्रेडिंग तमिलनाडु को कर रहे हैं। तो ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, स्टेट चेंज हो रहा, तो यहाँ पे लगेगा हमारा आईजीएसटी, फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब टाइम ऑफ सप्लाई का कि भैया टैक्स की लायबिलिटी कब आएगी, कि भैया टैक्स जो आपने गुड्स है वो सप्लाई कब किया। तो जैसे हम कोई भी बिल बनाते हैं, तो आज तारीख क्या है, 2 तारीख है, 2 मार्च है, 2 मार्च है, 2 मार्च 2024। तो हमारा टाइम क्या हो गया, 2 मार्च 2024 हो गया। अब इसका जो हमें टैक्स होता है, जमा कब करना पड़ेगा, मंथ कंप्लीट होने के बाद। तो जैसे अभी फरवरी खत्म हुआ, तो फरवरी मंथ का कोई बिल है, तो उसका टैक्स हम 20 तारीख तक जमा कर सकते, क्या कर सकते हैं, 20 तारीख तक जमा कर सकते हैं। और उसका रिटर्न कब तक भरना होगा, उसका रिटर्न हमें, उसका जो सेल की रिटर्न है, सेल की रिटर्न बननी होती है हमें 11 तारीख तक। ठीक है। वो अगर हम क्यूआरएमपी में क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट, ये स्कीम होती है, आगे समझाऊंगा मैं, तो इसको करना होता है 13 तारीख तक। तो आपको
टाइम ऑफ सप्लाई भी समझना बहुत जरूरी है, और नहीं तो आप रिटर्न फाइल करने में गलती कर दोगे, टैक्स लायबिलिटी में गलती कर दोगे, तो आप पे क्या आएगी, इंटरेस्ट की लायबिलिटी है। उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि सप्लाई की एक वैल्यू होगी, अगर सप्लाई की वैल्यू नहीं है तो आप टैक्स कैसे लगाओगे, लगा ही नहीं सकते। ठीक है, किसी को आपने सैंपल में फ्री गुड्स दे दिया तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है कुछ। अब देखो, यहाँ पे एक इनवॉइस के थ्रू समझाया जा रहा है, ऊपर जब जिस प्रोडक्ट पर टैक्स रहता है उसका बिल बनता है, ऊपर लिखा जाता है टैक्स इनवॉइस, क्या लिखा जाता है, टैक्स इनवॉइस, की वजह इसमें हमने टैक्स चार्ज किया, ये उसकी पहचान है। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा। ठीक है, ये इंटेल का प्रोसेसर है, क्वांटिटी एक, रेट है 4,000 का, 4,000 में 18% टैक्स लगाना। तो क्योंकि ये स्टेट में कर रहे हैं, विद इन स्टेट, तो यहाँ पे आएगा CGST HGST, ये लग गया, टोटल वैल्यू मिलके ये बन गई। तो मार्केट से कुछ भी हम सामान खरीदते हैं तो विद GST हमें मिलता है। अब देखो, GST में हमारे इनवॉइस दो तरीके के होते हैं, एक होता है टैक्स इनवॉइस, एक होता है बिल ऑफ सप्लाई। सुना, टैक्स इनवॉइस तो मैंने बताया जिसपे टैक्स होता है वो टैक्स इनवॉइस होता है। बिल ऑफ सप्लाई सुना है क्या होता है? देखो, GST के हमारे सिर्फ दो तरीके के इनवॉइस होते हैं, वैसे इनवॉइस कई तरीके के बना लो, लेकिन इनवॉइस जो मेनली टाइप है वो दो है। एक है टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस कब बनेगा? जब आप किसी ऐसे गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर रहे हो इस पर टैक्स है, तब आपका क्या बनेगा, टैक्स इनवॉइस बनेगा। उसका फॉर्मेट देख लेते हैं, देखो ऐसा फॉर्मेट रहता है, डिजाइन पूरा टैली में बना रहता है, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। अगर आप छोटे व्यापारी हो, टैली यूज नहीं करे, तो फिर आप क्या करोगे, प्रिंटिंग प्रेस पे जाओगे और वो मैनुअल कट्टे छपवाओगे, तो उनमें भी सेम फॉर्मेट बना रहता है। तो टैक्स इनवॉइस में क्या होता है, टैक्स जिस प्रोडक्ट या सर्विस पर टैक्स लगता है उसकी पूरी जानकारी होती है, कि उसका कोड क्या है, क्वांटिटी कितनी, अमाउंट कितना, तो वो टैक्स किस हेड में चार्ज किया, CGST HGST क्या HST, तो टोटल ये होगा हमारा टैक्स इनवॉइस। उसके बाद बात करते हैं बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई दो कंडीशन में बनता है, एक बनेगा तब जब आप कोई टैक्स फ्री या एग्जेम्प्टेड गुड्स की सील कर रहे हैं। जो चना, अगर मैं चना बेचता हूँ तो चने पे कोई टैक्स नहीं है, तो क्या बनेगा, टैक्स इनवॉइस बनेगा, नहीं, बिल ऑफ सप्लाई। क्यों? क्योंकि चना टैक्स फ्री गुड्स है, इसलिए उसका टैक्स इनवॉइस नहीं बन सकता, टैक्स फ्री है तो उसका बिल ऑफ सप्लाई बनेगा, उसमें लिखा रहेगा ऊपर। अगर एक कंडीशन होगी, दूसरा क्या है, कोई कंपोजिशन वाला व्यक्ति है, कंपोजिशन, मैंने बताया कंपोजिशन में इनपुट नहीं ले सकते, तो इनपुट ले नहीं सकते, दूसरा टैक्स भी नहीं ले सकते। जो कंपोजिशन वाला है उसको टैक्स कलेक्ट करने की पावर नहीं है। तो जो, अगर कोई कंपोजिशन टैक्स पेयर है, वो कोई बिल बनाएगा, तो वो कौन सा बिल बनाएगा, भले वो कुछ टैक्स वाला सामान हो, जैसे साड़ी है, साड़ी पर टैक्स है, लेकिन वो उसका बिल बना रहा है, तो वो कौन सा बिल बनाएगा, बिल ऑफ सप्लाई बनाएगा। क्यों? रीजन टैक्स है, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है उसको पावर नहीं है टैक्स कलेक्ट करने का, तो वो क्या बनाएगा, बिल ऑफ सप्लाई बनाएगा। तो बिल ऑफ सप्लाई समझ के दो कंडीशन में, टैक्स इनवॉइस का सिंपल है, अगर किसी सामान पर टैक्स लग रहा है तब टैक्स इनवॉइस बनेगा, और बिल ऑफ सप्लाई कब बनेगा, जब टैक्स फ्री माल होगा, ऐसा सामान जिस पर टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्टेड बोलते हैं इसको, और भी प्योर लैंग्वेज में एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विस। और दूसरा कब, अगर कोई सप्लाई, कौन प्रोवाइड कर रहा है, कंपोजिशन डीलर प्रोवाइड कर रहा है, GST का कंपोजिशन डीलर प्रोवाइड कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या लगेगा, क्या बनेगा, बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब इसमें टैक्स की कोई चर्चा नहीं होगी, क्यों, क्योंकि टैक्स लगता ही नहीं है। इसमें प्रोडक्ट का नाम, HSN कोड, क्वांटिटी, अमाउंट, वैल्यू, ये सब आप दे सकते हो। तो कंपोजिशन वाला तो GST नंबर लिखेगा। अगर कोई कंपोजिशन वाला व्यापारी नहीं है, तो वो भी नॉर्मल जो बिल देता, वो कौन सा होता, बिल ऑफ सप्लाई होता। नॉर्मल कोई बिल मिला होगा आपको, तो उसमें GST में से कुछ नहीं लगा, तो वो क्या, बिल ऑफ सप्लाई है, कि एक पर्ची आपको मिली है कि भैया आपने हमसे माल खरीदा, कभी वापस करने जाओ तो वो बोलेगा बिल दिखाओ, तो उसको दिखा सकते हैं। अब देखो, इसमें हम चर्चा कर रहे थे इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये क्या होती है इसको समझ लेते हैं। पूरा खेल GST में सीखा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है, मैंने बताया था कि जो हम गुड्स परचेज करते हैं रजिस्टर्ड टैक्स पेयर से, उस पे हमें जो टैक्स लगता है वो हमारा क्या होता, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट से क्या होता है, जब आपने माल खरीदा
तब आपको इनपुट मिलेगी टैक्स की। पर जब हम माल बेचते हैं तो हम आउटपुट टैक्स कलेक्ट करते हैं, कस्टमर से कलेक्ट करते हैं वैल्यू के साथ में। फिर हमें क्या करना होता है, सिर्फ गवर्नमेंट को पे करना होता है। और मैंने आपको समझा रखा कि बीएसटी में इनपुट मिल जाती है। तो इनपुट मिलेगी कैसे, मतलब टैक्स का सेट ऑफ हो जाता है। मैंने बताया 18 रुपए टैक्स हम पे लगा, 22 रुपए मैंने कलेक्ट किया, तो मैं 4 रुपए जमा करूंगा सिर्फ। तो वो करते कैसे हैं, क्योंकि 3 टैक्स ऐड हमारा एक ही होता तो सिंपल था कि भैया 18 रुपए आए, 22 4 रुपए जमा करने हैं। लेकिन जब मेरे पास 3 टैक्स ऐड है, सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी, तो मैं किस हेड में कितना जमा करूंगा, कैसे जमा करूंगा, तो उसको हम समझ लेते हैं कि आपस में सेट ऑफ करते भी हैं कि नहीं करते, है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि एक टैक्स हेड में पैसा पड़ा हुआ, दूसरे टैक्स हेड में नहीं है, तो क्या होगा, एक हेड टैक्स हेड पर पैसा बचा रह जाएगा, दूसरे टैक्स हेड से आपको चालान जमा करना। तो उसके लिए ये समझ जाओगे तो वो दिक्कत आपको नहीं आएगी। समझते हैं इसको क्या दिया इसमें। देखो पहली बताया हमें इंटीग्रेटेड टैक्स का, जिसे हम बोलेंगे आईजीएसटी। आईजीएसटी का जो पेमेंट है वो आईजीएसटी से हो जाएगा। मतलब आपने राज्य के बाहर से माल खरीदा, उसमें 18 रुपए टैक्स लगा, 18 रुपए, 18 रुपए, और फिर राज्य के बाहर ही बेच दिया तो भी आपको लगा 20 रुपए, मान के चलो, तो आपको 18 रुपए की इनपुट मिल जाएगी, 2 रुपए सिर्फ टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि क्या, आईजीएसटी है। अब आपने राज्य के बाहर से खरीदा, आईजीएसटी लगा आप पे 18 रुपए, लेकिन उसको माल को आपने राज्य के अंदर बेचा, तो फिर क्या लगेगा, सीजीएसटी और एचजीएसटी। तो सीजीएसटी एचजीएसटी में क्या है कि जो आईजीएसटी है उसका पेमेंट हो जाएगा, सीजीएसटी में हो जाएगा और एचजीएसटी में भी हो जाएगा। ठीक है, तो मान के चलो यही 20 रुपए लगे हैं, तो 10 रुपए स्टेट के और 10 रुपए सेंटर के हैं। तो क्या होगा कि 9 रुपए की आपको स्टेट में छूट मिल जाएगी, 9 रुपए की आपको सेंटर में मिल जाएगी। 1-1 रुपए आप इनके जमा कर दो, समझिए, ये रहेगा कॉन्सेप्ट, 1-1 रुपए हम इनका जमा कर देंगे। अब बात कर रहे हैं स्टेट की, सेंटर की। अब सेंटर में कोई टैक्स लगा आपके ऊपर, तो उससे फिर इंटीग्रेटेड टैक्स का पेमेंट कर सकते हो। राज्य के अंदर आप पे कोई टैक्स पड़ा हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई टैक्स पड़ा हुआ, तो उससे पेमेंट किसका हो जाएगा, इंटीग्रेटेड टैक्स का हो जाएगा। ठीक है, और सेंट्रल का हो जाएगा क्योंकि वो नाम ही उसका सेम है। तो सेंटर का सेंटर से हो जाएगा और इंटीग्रेटेड से हो जाएगा, लेकिन स्टेट से नहीं होगा, यूटी से नहीं होगा। ये दोनों में बस ये डिफरेंस है। तो इंटीग्रेटेड का सबसे हो जाएगा, खुद से भी हो जाएगा, और सेंट्रल से भी हो जाएगा, स्टेट से हो जाएगा, ये सबको टैक्स का एडजस्टमेंट हो जाएगा इससे। लेकिन इंटीग्रेटेड टैक्स जब स्टेट और सेंटर की बात करें, तो ये खुद का पेमेंट कर लेंगे और इंटीग्रेटेड का पेमेंट कर लेंगे, बाकी का पेमेंट नहीं करेंगे। देखो समझो क्या, जैसे मेरे पास बैलेंस में पड़ा हुआ टैक्स, आईजीएसटी पड़ा हुआ 10 रुपए, सीजीएसटी पड़ा हुआ 30 रुपए, वो स्टेट का पड़ा हुआ 50 रुपए। ठीक है, ये मेरे पास इनपुट है मेरी। अब मेरे पास जो टैक्स है बन रहा मेरे ऊपर, वो बन रहा 20 रुपए बन रहा आईजीएसटी का। ठीक है, ये आई है, ये सीजीएसटी है, वो ये एसजीएसटी है। और 50 रुपए बन रहा किसका, स्टेट का, और 50 सेंटर का, और 50 रुपए बन रहा किसका, सेंटर का, और 50 रुपए स्टेट का। अब देखो, अब इसका पेमेंट कैसे होगा। तो मेरे पास 20 रुपए यहाँ पड़े हुए हैं, तो ये 10 रुपए, 10 रुपए तो यहाँ एडजस्ट हो गए। अब देखो ये इसका एडजस्टमेंट किससे हो जाएगा, 10 रुपए यहाँ हो जाएंगे, 10 रुपए यहाँ, 20 30 पड़े हैं ना, तो 10 रुपए और पेमेंट हो जाएगा। तो मतलब 10 रुपए इसने आईजीएसटी से ले लिया, और 10 रुपए किससे ले लिया, सेंटर से ले लिया। तो ये इसकी लायबिलिटी कितनी हुई, 0 हुई, चालान 0 का बना। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे 50 रुपए बना सेंटर का। अब सेंटर में बचे पड़े कितने थे, 30 रुपए पड़े थे। 10 रुपए तो इसने किसको दे दिए, आईजीएसटी में दे दिए। अब बचे कितने, 30 रुपए। तो ये 30 रुपए से क्या होगा, ये इससे नहीं ले सकता, ये आपस में सीजीएसटी एजीएसटी आपस में नहीं ले सकते। अगर आईजीएसटी की बारी होती तो आपस में ले लेते, लेकिन ये आपस में नहीं ले सकते, तो आपस में नहीं ले सकते। तो ये 30 था, 30 में 10 चला गया, बचा 20। तो 20 रुपए का चालान बनेगा आपका इसका। अब देखो 50 है, और 50 ही आपके पास टैक्स बन रहा, तो इसका 0। तो इस तरीके से हमारा टैक्स कितना बनेगा, 20 रुपए, 20 रुपए का चालान जमा करना। तो ये सेट ऑफ का रूल है कि भैया अगर आप राज्य के अंदर भूल जाओ, इंटीग्रेटेड अगर टैक्स आपके पास बचा हुआ,
तो उससे इंटीग्रेटेड टैक्स का पेमेंट हो जाएगा खुद का, और उसके अलावा वो सेंटर का कर देगा और स्टेट का कर देगा, तीनों का कर देगा, अपना और स्टेट और सेंटर तीनों का। लेकिन जब सेंटर टैक्स की बात करें तो वो तो अपना कर देगा सेंटर का, वो इंटीग्रेटेड का कर देगा, लेकिन स्टेट का नहीं करेगा। वो स्टेट की बात करें तो स्टेट भी सेंटर इंटीग्रेटेड का कर देगा और खुद का कर देगा, सेंटर का नहीं करेगा। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। मतलब आईजीएसटी तीनों का पेमेंट करता है, और सीजीएसटी एचजीएसटी अपना करते हैं और आईजीएसटी करते हैं, क्रॉस नहीं करते आपस में। ठीक है, तो जो चालान बनता है इस तरीके से बनता है। आगे हम एंट्री करेंगे तो और समझ में आएगा। अब समझ लेते हैं ई वे बिल। ई बिल का नाम सुना कि नहीं सुना? क्या होता है ई बिल? सही है। अगर हम 50,000 से ऊपर का माल अगर टैक्स वाला, कौन सा टैक्स वाला? टैक्स फ्री वाला है तो कंपलसरी नहीं है। क्यों? तो टैक्स फ्री में चोरी क्या कर लोगे आप? अब जैसे गेहूं बेच रहे हो आप, सादा गेहूं, तो उस पर टैक्स लगता ही नहीं है, तो आप कुछ चोरी कर ही नहीं सकते, गवर्नमेंट को बनवाना ही नहीं है। लेकिन वही आप उसका आटा बढ़िया बना के, ब्रांड बना के, फिर उसको सेल कर रहे हो, तो फिर टैक्स 5% टैक्स लगता है आटे पे, ब्रांडेड आटे में। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको उसका ई बिल बनाना पड़ेगा। ई बिल क्या होता है? एक तरीके से एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है जो आपने बना लिया, तो गवर्नमेंट को जानकारी हल्के मिल जाएगी। वैसे गवर्नमेंट को जानकारी कब मिलती है? आपने माल खरीदा बेचा, जब आप रिटर्न भरते हो। रिटर्न कब भरते? मंथ कंप्लीट होने के बाद। जैसे अभी फरवरी कंप्लीट हुआ, तो हम मार्च में रिटर्न जमा करेंगे फरवरी का, तो गवर्नमेंट को जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर बीच में गवर्नमेंट चाहती है कि भी हाल का पता चल जाए, ताकि कहीं गड़बड़ी हो तो पता लग सके उसका, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ई बिल बनवाएगी कि भैया आप ट्रांसपोर्टेशन हो रहा गुड्स का, सर्विस का नहीं बनेगा, सिर्फ गुड्स का बनेगा, क्योंकि सर्विस का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। तो ई वे बिल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बे बिल। तो गवर्नमेंट को, जैसे आपने बिल बनाया, गाड़ी निकली भी नहीं होगी, गवर्नमेंट को जानकारी मिल जाएगी सामने का माल जा रहा। अब वो चेक कर सकते हैं कि आपने ट्रक में मान के डाल रखा कि भैया 1 लाख का माल है और ट्रक में जा रहा 5 लाख का माल, तो वो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या कि आपने किसी को माल भेज दिया, तो आपको उस पर टैक्स पे करना कंपलसरी हो जाएगा। पहले क्या होता था कि अगर मान लो आपने किसी का बिल बना दिया उसको, उसका टैक्स पेमेंट नहीं किया, तो बाद में अगर मैंने तो उसको माल बेचे नहीं, तो फिर कोर्ट तक बात जाती, झगड़े होते। अब अगर ईमेल बीवेल ईमेल बन गया तो मतलब क्या, सामने वाला मना नहीं कर सकता कि मैंने खरीदा नहीं है, और बेचने वाला मना नहीं कर सकता कि मैंने बेचा नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रिकॉर्ड हो गया ना ट्रांजेक्शन। क्योंकि अगर मैंने खरीदा नहीं है तो मैं ऑब्जेक्शन डाल दूंगा पोर्टल पे कि भैया मैंने खरीदा नहीं है, जबरदस्ती क्यों आ। और अगर मैंने उस व्यक्ति को नहीं बेचा तो मैं उसका ईमेल बनाऊंगा नहीं। तो इससे क्या हो गया, तो जो आपसी विवाद होते हैं उनका निपटारा हो गया, और गवर्नमेंट को क्या चाहिए? रेवेन्यू, टैक्स। तो गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, और इसकी लिमिट गवर्नमेंट ने अलग अलग कर दी है। पहले ये बनता था राज्य के बाहर ट्रांजेक्शन पे, कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचो, तब बनता था 50,000 के ऊपर। अब ये कर दिया 50 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस हो, या फिर अगर आप एक जिले से दूसरे जिले में माल बेच रहे हो, ये जिला मान लो 20 किलोमीटर में ही है, तो वहाँ 50, तो वहां पर वो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कम नहीं करेंगे। तो वहाँ क्या, आपको ई बिल बनाना पड़ेगा। या फिर आप किसी दूसरे जिले में सेल कर रहे हो, तो आपको बनाना कंपलसरी। राज्य राज्य के बाहर माल बेच रहे हैं तो भी बनाना कंपलसरी। क्या मतलब, बॉर्डर पे लगे हुए हैं, तो पता चले कि उनके 5 किलोमीटर बाद ही दूसरा स्टेट आ रहा, तो बोलेंगे साहब हमारा तो 50 किलोमीटर नहीं हो रहा। लेकिन 50 किलोमीटर नहीं हो रहा तो स्टेट चेंज हो रहा है ना, तो भी आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अब देखो, अब हमें एक यहाँ पे कंपनी बनाने को दी गई है, जिसका नाम है आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। वो हम बनाएंगे, बिल्कुल नई कंपनी, आकाश इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड बनाना। डैश ला के अपना नाम लिखना पूरा, जिससे क्या पता चले कि ये मेरी कंपनी है, तो उसमें बहुत सारी आकाश कंपनी बनी होंगी। ठीक है, तो उसमें फिर हम, अभी हमने ट्रांजेक्शन किए थे परचेज सेल्स, ट्रांजेक्शन वही होंगे। नया क्या होगा? नया होगा हम उसमें जीएसटी चार्ज करेंगे। ठीक है, हम जीएसटी के रिटर्न बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टैली ओपन करके एक कंपनी क्रिएट कर लो, नाम दो उसका आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। वो स्टेट उसका लेना कर्नाटक। उससे क्या होगी, मैच हो जाएगा दोनों का अपना। स्टेट ले लो कर्नाटक, एड्रेस मुझे तो भरना कंपलसरी नहीं है, बाकी आपको डालना हो डाल सकते हो।
फर्म का नाम रहेगा आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि एक बिजनेस में जीएसटी किस तरीके से यूज होता है, कैसे वो वर्क करता है। तो आज हमारा पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 में आपको बना के डाल दूंगा, तो मंडे को जाओ उसको देख के आना। तो जिससे अपन करेंगे वर्किंग तो वो इजी रहेगी हमारे करने में। आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और डैश लाके अपना नाम लिख देना, ताकि आपको पता चले कि ये मेरी कंपनी है। हाँ, स्टेट कर्नाटक। बना के कंट्रोल से सेव कर लेना। अब देखो कंपनी हमने बना ली, सेव कर ली। उसके बाद हमें उस पर जीएसटी एप्लीकेबल करना है। क्या करना? जीएसटी एप्लीकेबल करना है। तो जीएसटी एप्लीकेबल कैसे होगा? एक तो कंपनी अपन सेव करेंगे, उसके बाद हमारे सामने स्क्रीन आएगी। तो ये वाली स्क्रीन आएगी, तो उसमें जीएसटी यस कर देना। अगर बाय द वे आपने यस कर दिया हो, बाहर आ गए हो, तो F11 में चले जाना। F11 में कंपनी सेलेक्ट कर लेना अपनी। ठीक है, उसमें टैक्सेशन आ रहा है, टैक्सेशन ब्लॉक। टैक्सेशन ब्लॉक में पहले ही दे रखा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स दे रखा, इसको यस कर दो। अभी तक हम इसको कंट्रोल से सेव कर देते थे, क्यों? क्योंकि हमें जीएसटी से मतलब नहीं था। ठीक है, अब देखो, अब वो पूछेगा रजिस्ट्रेशन टाइप, तो उसमें लेंगे रेगुलर। रजिस्ट्रेशन टाइप में लो रेगुलर, क्योंकि जीएसटी में दो तरीके के टैक्स पेयर होते हैं, एक होता है रेगुलर, दूसरा होता है कंपोजिशन। हम्म उसके बाद ही यस करने के बाद आएगा रजिस्ट्रेशन टाइप। नहीं पूछ रहा? देखो यस, जीएसटी यस करोगे ना इनेबल वाला, उसके बाद आगे आएगी ना। लैपटॉप में तो वो दे रखा माउस पैड, रेगुलर। वैसे रेगुलर ही होगा, नहीं हो तो रेगुलर कर लेना। ठीक है, एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, इसमें नो है तो नो ही रहने देना। एप्लीकेबल कब से करना? तो आपकी कंपनी 1 अप्रैल 2023 से बनी होगी, तो 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल कर देना। ठीक है, उसके बाद जीएसटी नंबर डालना हमें, फिलहाल अपने पास नहीं है, अपन डाल देंगे जीएसटी नंबर आगे आगे। ठीक है, और उसके बाद वो पूछेगा पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी R1, मतलब जीएसटी R1 कैसे जमा करना, मंथली जमा करना कि क्वार्टरली जमा करना। तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे मंथली। कर लिया? ठीक है? अब जो उसके बाद एक आ रहा होगा सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, क्या आ रहा है ऑप्शन, इसको यस कर लो। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक का व्यापार कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, लगभग सारे, बहुत सारे प्रोडक्टों का जो वो होता है, क्या कहते हैं, टैक्स रेट वो लगभग एक ही होता है। देखो, सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, इसको यस करना है। यस करने के बाद ऐसी स्क्रीन आएगी आपके सामने, देखो मैं दिखा रहा हूँ।
क्या नहीं आ रहा? हमारे में नहीं आ रहा, देख लेता हूँ। वर्जन अलग हो सकता है तुम्हारा, इसलिए नहीं आ रहा। एक्सेस में कोड डाल दो 8528। डिस्क्रिप्शन में लिख दो ये हो गया ना, ठीक है। बड़ा प्रॉब्लम है, हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में डाल दो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। ये डाल दो जो अपने द्वारा डाल, ठीक है। अब यहाँ पे चलो आइटम बना लो, इसका एंट्री करते हैं। हाँ, आइटम बना लो, ये वाला ठीक है, ठीक है। हम ठीक कर, ठीक सेव कर लो, कंट्रोल स्किप कर लो। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि कोई इसमें जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट मिलेगा, हमने एक कॉमन बना दिया कंपनी के लिए, वो सेव कर देंगे। ये हमारी वर्किंग हुई है। अब देखो, अब दो नए लेजर क्रिएट कर लो और एंट्री कर लो। आज हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, मंडे को मैं इसको आगे करेंगे अपन। क्या? हाँ, क्या नहीं आ रहा? अब दोबारा डाल दो, फिर नहीं आ रहा तो देखो, अगर नो है तो वो नो, नो हो जाएगा दोबारा। यस करोगे तो डिटेल आएगी उसके। उसके बाद ये बनाना है, उसकी एंट्री भी करना है। हमें दो लेजर बनाने हैं, एक तो बनाना है एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट जो बैंक अकाउंट के अंडर रहेगा, दूसरा बनेगा ओनर कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट के, और 10 लाख रुपए एंट्री करेंगे हम। एंट्री होगी रिसीव वाउचर। ये कर लो, कोई डाउट हो तो पूछो, बाकी अपन करेंगे फिर नेक्स्ट। इसका आगे का पूरा वीडियो मिलेगा आपको, तो उसको देख के आना घर से, ताकि यहाँ करो तो इजी रहे आपको।